कहानी की शुरुआत एक भयानक बर्फीले तूफान के दृश्य से होती है, जहां समुद्र किनारे मौजूद हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। तभी अचानक तापमान इतनी तेजी से गिरने लगता है कि इंसानी जिस्म पल भर में जमने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन मौत उनसे कहीं ज्यादा तेज होती है। देखते ही देखते पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है और कुछ ही पलों में सैकड़ों लोग हमेशा के लिए ठंडी लाशों में बदल जाते हैं। लेकिन यह तबाही सिर्फ इसी शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसी समय दुनिया के अलग अलग देशों में भी ऐसी ही भयानक आपदाएं शुरू हो चुकी थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वह इससे कहीं ज्यादा भयानक था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर इतनी भयानक तबाही की असली वजह क्या थी? असल में वर्षों पहले दुनिया को लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कई देशों ने मिलकर एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया था, जिसमें हमारा देश इंडिया भी शामिल था। इसलिए दोस्तों, कहानी को आखिर तक देखिए, पूरा मजा आने वाला है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में हजारों अत्याधुनिक सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया गया, जिसे डच बॉय नाम दिया गया। इसका मकसद मौसम को नियंत्रित करके पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखना था। लेकिन इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया यही आविष्कार धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता के विनाश की सबसे बड़ी वजह बन गया। इस पूरे मिशन को मशहूर सैटेलाइट इंजीनियर जैक लॉसन लीड कर रहा था। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट जैक से बेहद नाराज थी, क्योंकि हाल ही में उसने साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ अटलांटिक में आने वाले भयानक तूफानों को अपनी शक्तिशाली तकनीक की मदद से पहले ही रोक दिया था। अमेरिकी सरकार इस तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना चाहती थी, ताकि इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किया जा सके। लेकिन जेक का मानना था कि इस तकनीक पर हर उस देश का बराबर हक है जिसने इस मिशन में उनका साथ दिया था। हालांकि इसी मीटिंग में जेक का भाई मैक्स भी मौजूद था। वह जेक को टेक्स्ट मैसेज करके शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन जेक अपने सिद्धांतों से समझौता करने से साफ इनकार कर देता है और आखिरकार उसे इस मिशन से बाहर कर दिया जाता है। मीटिंग से बाहर निकलते ही जेक की मुलाकात उसके भाई मैक्स से होती है, जो यूएसए डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और अमेरिकी सरकार के लिए काम करता था। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि जेक को मिशन से बाहर निकलवाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई मैक्स ही था, क्योंकि मैक्स को लगता है कि जेक काम के दौरान अपनी मनमानी करता है और किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। धीरे धीरे इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। इस दौरान कहीं भी कोई विनाशकारी आपदा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जल्द ही यह 3 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला था, क्योंकि अफगानिस्तान में एक टीम को ऐसा भयानक दृश्य देखने को मिला जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पूरा रेगिस्तानी इलाका बर्फ में तब्दील हो चुका था। तापमान इतना ज्यादा माइनस में गिर चुका था कि इंसान खड़े खड़े ही बर्फ की मूर्तियाँ बन गए। तपती रेत को बर्फ से ढका देखकर सरकारी अधिकारी भी हैरान रह गए। ऐसी भयानक घटनाएं सैटेलाइट में वायरस आने की वजह से हो रही थी। इसलिए इन मुसीबतों से बचने के लिए गवर्नमेंट को एक बार फिर जैक को बुलाना पड़ता है। लेकिन इस बार जैक उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि पिछली बार उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन जब मैक्स उसे बताता है कि अफगानिस्तान में 300 से ज्यादा लोग -80 डिग्री की ठंड में जमकर मर चुके हैं, तब वह इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में हमारे इंडियन इंजीनियर को सैटेलाइट सिस्टम चेक करते समय कुछ ऐसा मिलता है जो पूरे मिशन की दिशा बदल सकता था। वह तुरंत उस डेटा को अपने लॉकर में रखकर छुपा देता है। लेकिन जैसे ही वह इसके बाद सैटेलाइट मॉड्यूल से गुजरता है, तभी दरवाजे अचानक से बंद होने लगते हैं और मजबूत कांच से बने ग्लास टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह सैटेलाइट से बाहर चला जाता है और मारा जाता है। लेकिन उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ हम मैक्स के दोस्त को देखते हैं, जो सुपरमार्केट आया होता है। वहाँ वह देखता है कि उसकी बिल्ली अजीब तरह से बार बार फ्रिज के अंदर जा रही है, जैसे वह समझ चुकी हो कि कोई भयानक आपदा आने वाली है। लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाहर आ जाता है। इसी दौरान उसके हाथ से अंडे छूटकर नीचे गिर जाते हैं। जब वह नीचे देखता है तो अंडे रहस्यमय ढंग से तले हुए अंडों में बदल जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। यह देखकर वह तेजी से गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से दूर होता है, पीछे की जमीन फट पड़ती है। आग की लपटें आसमान तक उठने लगती हैं और एक चलते हुए बवंडर का रूप ले लेती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें भी पलक झपकते ही आग की आगोश में समा जाती हैं। वह अपनी गाड़ी को 100 से भी ज्यादा की स्पीड पर भगाता है और एक ब्रिज पर आकर रुक जाता है। धीरे धीरे जब वहाँ का तापमान सामान्य हो जाता है, तब वह बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वह सामने देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पीछे का पूरा शहर तबाह हो चुका था। दूसरी तरफ जैक अपनी बेटी से मिलता है और उसे गले लगाकर वादा करता है कि वह जल्द ही वापस लौट आएगा। इसके बाद वह रॉकेट में सवार होकर सैटेलाइट को ठीक करने के लिए रवाना हो जाता है। घंटों तक सफर करने के बाद
वह स्पेस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात महिला कमांडर से होती है जो उसे अपनी टीम से मिलवाती है। उधर हम रिको का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसका सैटेलाइट एक्सेस अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। ये सुनकर मैक्स अपना एक्सेस अकाउंट चेक करता है तो उसका अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका होता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ से चली जाती है और बेचारा मैक्स मलाल करता रह जाता है। उधर रिको अभी भी कंप्यूटर पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक से पूरी लाइट चली जाती है। तभी दरवाजा खोलकर कुछ हथियारबंद गुंडे अंदर घुस आते हैं। वे उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन वह उन गुंडों को नहीं मिलता क्योंकि वह पहले ही सेफ अलमारी के भीतर छिप गया था। दूसरी तरफ जैक की नजर सैटेलाइट के टूटे हुए उस हिस्से पर जाती है जिस हादसे में इंडियन इंजीनियर मारा गया था। उसने ड्राइव लगी थी जिसकी मदद से पता चल सकता था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। इसलिए जैक बिना देर किए उसे लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी यही गलती उसे भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही वह पैनल को लेकर वापस जाने लगता है, अचानक उसके सूट का प्रेशर गिरने लगता है जिससे वह अपना संतुलन खो देता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। खुशकिस्मती से अंतिम क्षण में वह सैटेलाइट पकड़ लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। साथ ही वह ड्राइव लाने में भी कामयाब हो चुका था, लेकिन वह बाकी मेंबर से झूठ बोलता है कि उसे पैनल में कुछ नहीं मिला क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अभी जो हादसा हुआ वह कोई इत्तेफाक का नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर ऐसा किया किसने? दूसरी तरफ मैक्स को रिको का फोन आता है। वह उसे मिलकर कुछ बताने को कहता है, इसलिए मैक्स उससे मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन मैक्स से मिलने से पहले ही गुंडे उसे मार डालते हैं और वह मैक्स की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद जब मैक्स जैक से बात करता है तो जैक उसे बातों ही बातों में गुप्त मैसेज देने की कोशिश करता है। अच्छी बात ये होती है कि मैक्स भी उसके इशारे को समझ चुका था, इसीलिए वह अपने साइबर अपार्टमेंट की एक कर्मचारी से मिलता है। वे जैक की वीडियो रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले करते हैं और उसके मैसेज को समझ जाते हैं कि सिस्टम में ही कोई गद्दार छुपा है। अब मैक्स साइबर असिस्टेंट लड़की को पूरे मिशन की डिटेल्स निकालने को कहता है, लेकिन यह उसके लिए भी मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके पास भी अकाउंट एक्सेस नहीं था। इसलिए ये दोनों सारा के घर जाते हैं, लेकिन वह इनकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन तुम तो जानते हो दोस्त, प्यार का नशा कितना कमाल का होता है, इसलिए मैक्स के समझाने पर वह इस काम के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ मैक्स उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है जिसमें हादसे वाले दिन अमन सैटेलाइट से कुछ निकाल रहा था, लेकिन लॉकर रूम में कैमरे नहीं थे जिस वजह से वह खुद जाकर वहां चेक करता है। तभी उसके पीछे से एक सैनिक उस पर गन तान देता है, लेकिन वह गद्दार नहीं था बल्कि वह भी इन्हीं की तरह उस गद्दार का पता लगाना चाहता था। वह जैक को बताता है कि तुम जिस ड्राइव की तलाश कर रहे हो वह दूसरे लॉकर में है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसमें वायरस के अलावा और कुछ नहीं था। दूसरी तरफ मैक्स के हाथ भी कुछ नहीं लगता। शायद यह जियोस्टॉर्म आने की शुरुआत थी, यानी एक ऐसी तबाही जिससे पृथ्वी से मानव सभ्यता का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस महाविनाशकारी प्रलय को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, डच बॉय को कुछ समय के लिए शट डाउन करके फिर से रीस्टार्ट करना, जिससे सिस्टम से वायरस साफ हो जाए और दुनिया का अंत होने से बच जाएगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था क्योंकि इसके लिए किल कोड की जरूरत थी जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास था। दूसरी तरफ जापान, ब्राजील जैसे देशों में हालात बिगड़ने लगे थे। बारिश की छोटी छोटी बूंदों की जगह बर्फ के मोटे गोलों की बरसात हो रही थी। गाड़ियां बेकाबू होकर एक दूसरे से टकरा रही थी। इधर मैक्स फ्लोरिडा में हो रहे प्रेसिडेंट के भाषण समारोह में पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट के वरिष्ठ सलाहकार के पूछने पर मैक्स बताता है कि वह अपने पिता के कहने पर उनके साथ यहाँ आया है, जबकि उसके पिता को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। उसे किसी भी हाल में प्रेसिडेंट का किल कोड चुराना था क्योंकि तबाही का अगला नंबर फ्लोरिडा का ही था जहाँ पर इस समय मैक्स मौजूद है। कोई रास्ता न देखकर आखिरकार उसे वरिष्ठ सलाहकार को ही सब कुछ बताना पड़ता है कि उसे डच बॉय को बंद करने के लिए प्रेसिडेंट के किल कोड की जरूरत है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। इतना सुनते ही वह मैक्स को प्रेसिडेंट के रूम में ले जाने लगता है, लेकिन जैसे ही मैक्स दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी लियोनार्ड डेकर उसे मारने के लिए पिस्टल निकाल लेता है। लेकिन मैक्स चालाकी से गोली से बच जाता है और रूम का डोर लॉक बंद कर देता है। ये देखकर लियोनार्ड डेकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन तब तक मैक्स छलावे की तरह गायब हो चुका था। दूसरी तरफ स्पेस में 200 से भी ज्यादा सैटेलाइट खराब हो चुकी थी और जो बाकी बची थी वे भी नष्ट होने की कगार पर थी। अब जियोस्टॉर्म आने में सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट बाकी थी, इसलिए जैक सबसे पहले सभी को सैटेलाइट खाली करके एस्केप शटल में जाने का आदेश देता है और खुद डंकन के पास जाता है। वहाँ पहुँचते ही वह उसे पीटना शुरू कर देता है क्योंकि अब वह जान चुका था कि सिस्टम में वायरस डालने वाला वही था। तभी मौका मिलते ही डंकन जैक पर पिस्टल तान देता है, लेकिन अपने हीरो के सामने वह सिर्फ एक बच्चा था। जैक पलक झपकते ही उसके हाथ से हथियार छीन लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। दोनों की इसी हाथापाई के दौरान एक गोली सैटेलाइट के ग्लास पर लग जाती है जिससे उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। ये देखकर जैक दौड़कर सैटेलाइट डॉक के अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। डंकन जब तक कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वायु दबाव की वजह से वह सैटेलाइट से बाहर निकल जाता है और मारा जाता है। उधर मैक्स भीड़ का फायदा उठाकर प्रेसिडेंट के भाषण समारोह में गुम हो जाता है ताकि वह लियोनार्ड
डेकर से बच सके। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे बताता है कि गद्दार प्रेसिडेंट नहीं बल्कि लियोनार्ड डेकर है और वह प्रेसिडेंट को जान से मारकर खुद अगला प्रेसिडेंट बनना चाहता है। सच का पता चलते ही सारा तुरंत हवा में गोली चलाकर अफरा तफरी मचा देती है और इस भगदड़ का फायदा उठाकर वह प्रेसिडेंट को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वह प्रेसिडेंट को नीचे पार्किंग लॉट में लेकर आती है जहां मैक्स पहले से मौजूद था। लेकिन यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। कई गुंडे उनके रास्ते में खड़े थे जो उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन सारा अपनी बेहतरीन स्किल्स की बदौलत वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और तभी पूरा भाषण समारोह एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। आसमानी बिजली जमीन को चीरने लगती है जिससे बचने के लिए सारा कार को ब्रिज के नीचे ड्राइव करने लगती है। दूसरी तरफ सैटेलाइट स्टेशन के नष्ट होने में अब सिर्फ 55 मिनट बचे थे। सभी क्रू मेंबर एस्केप शटल में बैठ जाते हैं, लेकिन जैक उनके साथ जाने से मना कर देता है। वह फैसला करता है कि किल कोड मिलते ही वह सैटेलाइट को शट डाउन करेगा, जिससे पूरी दुनिया पर मंडरा रहा खतरा टल जाएगा। कमांडर भी उसके साथ सैटेलाइट पर रुकने की जिद करती है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है। आखिर में वह कमांडर का होलो प्रिंट ले लेता है ताकि किल कोड मिलने पर सैटेलाइट का डोर खोल सके। उधर लियोनार्ड डेकर के गुंडे अभी भी प्रेसिडेंट पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन जल्द ही सारा सभी गुंडों को ठिकाने लगा देती है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी मुसीबत बाकी थी। लियोनार्ड डेकर उनकी कार पर मिसाइल लॉन्चर दाग देता है, जिससे उनकी कार के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि उस धमाके में प्रेसिडेंट, मैक्स और सारा तीनों मारे गए, लेकिन जैसे ही वह चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, सारा उसकी कनपटी पर गन रख देती है। इंटरपोल लियोनार्ड डेकर को हिरासत में ले लेती है, लेकिन अब प्रकृति का कहर बरसना शुरू हो चुका था, क्योंकि सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाके में सुनामी की विशाल लहरें उठने लगी थीं। विशाल समुद्री लहरें इतनी ऊंची थीं कि दुबई की सबसे ऊंची और बेशकीमती बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी उनके सामने चींटी के समान लग रही थी। खैर, दूसरी तरफ मैक्स अब कंट्रोल रूम में पहुंचता है, जहां प्रेसिडेंट अपने होलोग्राम और रेटिना स्कैन की मदद से किल कोड डालता है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन ही किल कोड थे। लेकिन हमेशा जैक से चिड़चिड़ा रहने वाले मैक्स की आंखों में आज पहली बार आंसू थे, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब उसका भाई बच नहीं पाएगा। लेकिन अभी इस सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। जैक सैटेलाइट को शट डाउन करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैटेलाइट नष्ट होने की आखिरी कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा तब होता है जब वह सैटेलाइट का दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डालता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी किसी चमत्कार की तरह कमांडर उसका नाम पुकारती है। वह बाकी मेंबर्स के साथ शटल में नहीं गई थी। वह पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देती है। दूसरी तरफ तूफान अपना विकराल रूप ले चुका था और इस बार यह तूफान इंडिया में आया था। यह इतना भयानक था कि जो भी चीज उसके सामने आई पल भर में तहस नहस हो गई। इसके साथ ही विशाल सुनामी दुनिया को तबाह कर रही थी। अब जियोस्टॉर्म आने में सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड बचे थे। उधर आखिरकार जैक सैटेलाइट सिस्टम को शट डाउन कर देता है, जिससे उसी पल दुनिया भर में हो रही विनाशकारी आपदाएं रुक जाती हैं। विशाल समुद्री लहरें और तूफानी बवंडर शांत हो जाते हैं। लेकिन अब सैटेलाइट पूरी तरह नष्ट होने लगी थी। इसी खतरनाक माहौल के बीच जैक की नजर एक छोटी सैटेलाइट पर पड़ती है। वह बिना देर किए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ज्यादा दबाव की वजह से वहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन था। फिर भी दोनों जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और धरती पर मौजूद अधिकारी यह देखकर समझ जाते हैं कि जैक मर चुका है। लेकिन तभी उनकी नजर कंप्यूटर पर चमकती हुई एक चीज पर जाती है। वह वही सैटेलाइट थी जिसमें जैक और कमांडर अभी भी जिंदा थे। तभी कमांडर के साथ ही अपना स्पेस शटल लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं और बिना देर किए उनकी सैटेलाइट को अपने शटल से कंबाइन कर लेते हैं। इस तरह दोनों की जान बच जाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।